तो बड़ी खबर सामने आ रही है चंडीगढ़ से, जहां पर आपको बता दें कि हरियाणा बना क्रेज पॉलिसी लगाने वाला पहला राज्य, जिसके तहत कामकाजी महिलाओं को अब परेशानी नहीं होगी। 6 महीने से 6 साल तक क्रेज में बच्चे रह सकेंगे। इस दौरान क्रेज वर्करों को 15,000 रुपए की राशि दी जाएगी और सहायिका को भी 7,500 रुपए दिया जाएगा। तो बड़ी जानकारी, जहां पर हरियाणा क्रेज पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य बना है, जिसके तहत अब कामकाजी महिलाओं को किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, जिसमें 6 महीने से 6 साल तक के बच्चों को क्रेज में रखा जा सकता है और इस दौरान क्रेज वर्कर को 15,000 रुपए और सहायिका को 7,500 रुपए की राशि दी जाएगी। क्रेज पॉलिसी 2022 को अधिसूचित किया गया है। फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र से आए हुए कर्मठ कार्यकर्ताओं, प्रबुद्ध व्यक्तियों और जनप्रतिनिधियों का संत कबीर कुटीर मुख्यमंत्री आवास पर स्वागत किया गया। वहीं उपस्थित लोगों से केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में जागरूकता फैलाने और उन योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का अनुरोध किया गया। साथ ही कहा गया कि जिस प्रकार दिशाहीन विपक्ष नाम बदलकर लोगों को भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है, लोग उनके झांसे से बचने की अपील करें। हरियाणा के वन एवं पर्यावरण मंत्री कंवरपाल ने कहा है कि हरियाणा में काले हिरणों के संरक्षण के लिए जल्द ही फतेहाबाद के बडुप्पल में न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑफ इंडिया 187 एकड़ जमीन में वन विभाग को हस्तांतरित की जाएगी। इसके साथ ही हरियाणा वन विभाग के अधिकारियों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि बैठक के दौरान मंत्री को इस बात से अवगत कराया गया कि यमुनानगर में बनने वाले वन अनुसंधान संस्थान परियोजना से संबंधित भूमि विवाद दूर हो गए हैं। वहीं इस बीच बैठक के दौरान उन्होंने हरियाणा में वृक्षारोपण की प्रगति की समीक्षा की। सीएम मनोहर लाल ने फरीदाबाद की सांसद और कई बीजेपी के नेताओं के साथ बैठक की। बैठक के बाद परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जितने भी काम फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विधानसभाओं में हुए हैं और बाकी हो रहे हैं, उन सबका ब्यौरा विभागीय अधिकारियों के सामने मुख्यमंत्री ने लिया। साथ ही साथ जो नए विकास कार्य शुरू हो रहे हैं, उनकी भी जानकारी ली गई। उन्होंने कहा कि मेरे हलके में 95% मुख्यमंत्री की घोषणाएं पूरी हो चुकी हैं, 5 से 7 पेंडिंग है, वह भी जल्द पूरी हो जाएंगे। विधानसभा में कितने काम बाकी हैं, कितने चले हुए हैं, कोई कठिनाई है और एक एक विधानसभा का जो रिवीजन हर महकमे के साथ हुआ था और अधिकारी के साथ मिल बैठ के सारी बात हुई थी और जितने काम बाकी हैं उनको और जो नए कामों की शुरुआत करें उनकी जानकारी अधिकारियों में आपस में संवाद हुआ है, जिससे जानकारी काम जल्दी होंगे, कितना समय लगेगा, ये सारे विभाग की जानकारी एक एक देने का काम किया। सर, मुख्यमंत्री की घोषणा यदि हम जिक्र करें तो फरीदाबाद लोकसभा के अंदर काफी ज्यादा घोषणाएं जो की गई थी, कितनी घोषणाएं जो है वो कंप्लीट हो चुकी हैं, कितनी पेंडिंग है, क्या कुछ उनका स्टेटस है? मुझे तो अपनी जानकारी है, मेरी 95% मेरी घोषणा पूरी हो चुकी, 5 बाकी हैं, 5 हो 6 हो 7 हो, बाकी मेरी कंप्लीट है
और नए काम जो बाकी उनकी घोषणा करें। सर 2024 के मद्देनजर भी काफी महत्वपूर्ण ये बैठक है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री जो है वो लगातार हर लोकसभा क्षेत्रों के बीजेपी नेताओं के साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं 2024 का क्या मंत्र जो है वो मुख्यमंत्री ने दिया, किस तरीके से नहीं, अपना काम करना चाहिए। विधानसभा में लोग काम के पीछे जाएंगे ना, काम है तो जाएंगे, अरे काम नहीं विधानसभा की करेंगे। तो काम का मंथन है, हर महीना मीटिंग होती है, महीना में 2 महीना में। हरियाणा रोडवेज के ड्राइवर और कंडक्टर की प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लेने के दिशा निर्देश जारी किया गया है। प्रीमेच्योर रिटायरमेंट के लिए ड्राइवर और कंडक्टर की उम्र 50 से 55 या फिर 25 साल का क्वालिफाइंग सर्विस होना चाहिए। प्रीमेच्योर रिटायरमेंट वाले ड्राइवर और कंडक्टर अपनी सेवा काल के दौरान कभी भी चार्जशीट नहीं मिली होनी चाहिए। कर्मचारी के खिलाफ कभी भी एफआईआर, विभागीय कार्रवाई या फिर विजिलेंस जांच लंबित नहीं होनी चाहिए। साथ ही कर्मचारी की पिछले 10 सालों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में गुड या फिर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस लिखा होना चाहिए। प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लेने के लिए 6 महीने पहले आवेदन करना होगा। तो बड़ी खबर चंडीगढ़ से सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि एंटी करप्शन ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां पर चीफ इंजीनियर को रिश्वत लेते हुए टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। 2 लाख की रिश्वत लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड के चीफ इंजीनियर पर एंटी करप्शन ब्यूरो की ये बड़ी कार्रवाई, जहां पर लाइसेंस रिन्यू कराने की एवज में ये रिश्वत मांगी गई थी। ठेकेदार की पेंडिंग बिल पास करने को लेकर ये रिश्वत ली गई है और जिसके बाद एंटी करप्शन ब्यूरो ने कार्रवाई करते हुए चीफ इंजीनियर को गिरफ्तार किया है। तो बड़ी जानकारी, जहां पर स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड के चीफ इंजीनियर को 2 लाख की रिश्वत लेते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने गिरफ्तार किया है। खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां पर सेक्टर 7 में एक 65 वर्षीय महिला की तेज धार हथियार से गला रेतकर हत्या करने का मामला सामने आया है। हत्या की इस वारदात से दहशत का माहौल पैदा हो गया है। मिली जानकारी के अनुसार वारदात के वक्त बुजुर्ग महिला घर में अकेली थी। वहीं मौके पर पुलिस की टीमें भी मामले की जांच में जुटी हुई हैं। पुलिस सीसीटीवी के माध्यम से हत्या की गुत्थी सुलझाने की कोशिश कर रही है। कुरुक्षेत्र पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए नशीले पदार्थ रखने के आरोप में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। एंटी नार्कोटिक सेल की टीम ने 20 किलो चूरापोस्ट बरामद करने में सफलता हासिल की है। जानकारी देते हुए एंटी नार्कोटिक सेल के इंचार्ज निरीक्षक मनदीप सिंह ने बताया कि पुलिस टीम को गुप्त सूचना मिली है कि मोहाली का रहने वाला मनदीप सिंह वासी अपने ट्रक में झारखंड और बिहार से लदे ट्रक में लूट कर सामान की आड़ में चूरापोस्ट छिपा कर लाते हैं और पंजाब में चूरापोस्ट सप्लाई करने का काम करते हैं। आरोपी मनदीप सिंह वासी के खिलाफ थाना सदर थानेसर में मादक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज करके गिरफ्तार किया गया है। कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में नशे की रोकथाम के लिए हमारे
एसपी साहब श्री सुरेंद्र सिंह गौरिया IPS SP कुरुक्षेत्र के मार्ग निर्देश में उनके दिए हुए दिशा निर्देश अनुसार लगातार कार्य जारी है और अलग अलग टीमें बनाई गई है। नशा तस्करों को लगातार पकड़ा जा रहा है और उसी कड़ी में हमारी ANC की टीम को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि मनदीप सनोप नसीब सिंह ये मोहाली का रहने वाला है, ट्रक ड्राइवर है और ये MP झारखंड वगैरह जाता रहता है और अपनी गाड़ी में चोरा पोस्ट लेकर आता है और आज भी ये वहां से चोरा पोस्ट लेकर आया है और पिपली जू के पास गाड़ी रोके हुए है और इसको फौरन राउंड अप किया जाए और तलाशी ली जाए तो इससे भारी मात्रा में चोरा पोस्ट बरामद हो सकता है। सरकार की तरफ से गरीब परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए विभिन्न योजनाएं लागू की जा रही हैं। इसी कड़ी में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से हरियाणा निरोगी योजना के तहत ग्रामीणों को स्वास्थ्य का लाभ दिया जा रहा है, जिसके तहत नारनौल के आसन चौक पर सामान्य अस्पताल की टीम ने एक कैंप लगाया गया, जिसमें उन परिवारों को बुलाया गया जो कि चिरायु योजना के अंतर्गत हैं और हरियाणा निरोगी योजना के तहत उन परिवारों के स्वास्थ्य की जांच की गई ताकि उन परिवारों का चेकअप करके फ्री में घर बैठे इलाज किया जा सके। इस पर डॉक्टर संजय खट्टक ने कहा कि हरियाणा निरोगी योजना के तहत कैंप में उन परिवारों को बुलाया गया जिनकी सालाना आमदनी 1,80,000 से कम है और इस कैंप में विभिन्न बीमारियों के जांच की गई। प्रोग्राम जो किया गया है ये एक हरियाणा निरोगी योजना के तहत प्रोग्राम किया गया है। इसका मेन उद्देश्य ये है कि जो गरीब परिवार 36 बिरादरी में हैं जो चिरायु योजना के तहत उसके अंतर्गत आते हैं, उनके यहाँ पे सभी जांचें जो है जैसे खून की जांच होगी, जो नॉर्मल बीमारियां हैं जैसे बुखार हो गया और जो डायरिया, अभी जो बाढ़ का प्रकोप है डायरिया हो गया, अब आई फ्लू भी चला हुआ है। बहुत सारे जैसे देखते हैं कि एक परिवार में मान लो किसी एक सदस्य को होता है तो अन्य जो सदस्य हैं उन सभी को भी एक इन्फेक्शन होने का बहुत ही झज्जर गुरुकुल में 4 छात्रों ने अज्ञात कारणों के चलते जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। जब छात्रों की हालत बिगड़ने लगी तो उन्हें उपचार के लिए रोहतक PGI ले जाया गया, जहां सभी की हालत स्थिर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि जहर निकलने के पीछे कारण क्या है, इस बात की पूरी अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन प्रबंधन कमेटी की तरफ से ये कहा गया है कि जहरीले पदार्थ का सेवन करने वाले यहाँ सभी छात्र बिल्कुल नए थे और इनके अभी 2 महीने पहले इनका दाखिला हुआ है। दाखिले के बाद से ही इनका यहाँ पर मन नहीं लग रहा था, लेकिन अभिभावक इन्हें यहीं पर रखकर पढ़ाई कराना चाहते हैं। इस बारे में गुरुकुल प्रबंधन ने अभिभावकों को भी अवगत करा दिया था, लेकिन बावजूद उसके इनके अभिभावक उन्हें यहीं रखना चाहते थे। मैं गुरुकुल झज्जर में विद्यार्थी सभा का जनरल सेक्रेटरी के पद पर कार्यरत हूँ। कल एक हादसा हुआ है कि बच्चों ने पॉइजन खाया, क्या मामला है, अभी क्या स्थिति है? जी, कल एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हमारे नोटिस में आई। उसका जो निचोड़ है वो ये है कि ये चारों के चारों लड़के फ्रेशर हैं। इनके 2 महीने पहले ही प्रवेश गुरुकुल में हुआ है और 3 लड़कों का 9th क्लास में, एक का शायद किसी और क्लास में प्रवेश हुआ है। ये जो घटना इन्होंने की है परसों, इससे पहले भी ये 3 बार भाग चुके हैं। भागने के बाद घर वाले फिर वापस छोड़ के इनको हमारे पास गए हैं। हमने घर वालों से काफी कहा, रिक्वेस्ट करी कि भाई इन बच्चों को ले जाओ, ये रुकने वाले नहीं। गुरुकुल झज्जर में हमारे पास जो परसों एक इंफॉर्मेशन प्राप्त हुई थी सिविल हॉस्पिटल झज्जर से, जिस पर हमारे जो SHO हैं, IO हैं, वहां जाकर के प्रीमा फेसाई इंक्वायरी की, जो PGI रेफर कर दिए गए थे। PGI में जा करके और उनके पेरेंट्स को बुला करके उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की गई, जिन्होंने
बतलाया कि पढ़ाई के कुछ विषय को लेकर के कोई जहरीला पदार्थ का जो है ना सेवन कर लिया था, जो तीनों सेफ हैं और ठीक हैं। और इस संबंध में जो हमारे द्वारा जो कार्रवाई बनती थी रपट दर्ज की गई है। जुलाना क्षेत्र की एक महिला ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि रात को वह अपने परिवार के साथ सो रही थी, साथ ही उसके कमरे में उसके साथ 17 वर्षीय बेटी भी सो रही थी। आधी रात को गांव के ही एक युवक उसके घर में गलत तरीके से छत के जरिए उसके घर में घुसा और उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया, साथ ही किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी। जुलाना थाना प्रभारी का कहना है कि जुलाना थाना में एक महिला के शिकायत पर युवक के खिलाफ दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट और जान से मारने की धमकी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। ये एक दरखास्त जुलाना क्षेत्र से हमारे को नाबालिग लड़की के साथ रेप होने बारे प्राप्त हुई थी, जिसमें पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए कि आगे कार्रवाई की जा रही है। सर, इसमें कोई धमकी वगैरह दी गई है क्या युवक द्वारा? इसमें चाकू के नोक पे उसके साथ बलात्कार करने और जान से मारने की धमकी बारे हमारे को दरखास्त प्राप्त हुई है, जिसमें अभियोग अंकित किया गया। सर, जो शिकायत करता है किसके द्वारा दी गई? ये जो पीड़ित है उसकी दादी के द्वारा दरखास्त हमारे को प्राप्त हुई थी, जिसमें मुकदमा दर्ज किया गया। करनाल में आई फ्लू के हर रोज 60% पेशेंट आ रहे हैं। आई फ्लू से पीड़ित करनाल में बरसात और बाढ़ के बाद आई फ्लू के मामले काफी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अगर करनाल नागरिक अस्पताल की बात करें तो रोजाना करनाल में 300 से ज्यादा आंखों के मरीज आते हैं, जिसमें से करीब 300 से ज्यादा आई फ्लू के मरीज होते हैं। आई फ्लू के मामले ज्यादा बढ़ते देख जिला स्वास्थ्य विभाग भी सतर्क हो गया है और जगह जगह पर जागरूकता कैंप लगाए जा रहे हैं ताकि लोग जागरूक हों। पीढ़ी हमारे पास नॉर्मल भी आती है, वो एलर्जी कंजक्टिवाइटिस की आती है, ड्राइनेस ऑफ आई की आती है, रिफ्रैक्टिव डिसऑर्डर्स की आती है और कैटरेक्ट की आती है। कभी कभी कुछ पेशेंट्स ग्लाकोमा के आते हैं या कुछ डायबिटिक रेटिनोपैथी के आते हैं, फंडस से रिलेटेड। लेकिन आजकल पिछले 3-4 दिन से जो ज्यादा ओपीडी आ रही है वो कंजक्टिवाइटिस की आ रही है। 60% ऑफ द पेशेंट्स ऑफ टोटल ओपीडी इज कमिंग ऑफ कंजक्टिवाइटिस। सभी जगह से आ रहे हैं, मतलब ऐसा कोई पर्टिकुलरली नहीं है कि कोई फ्लड एरिया से ही आ रहा है, ऐसा नहीं है, सब जगह से ही आ रहे हैं पेशेंट। इवन मैंने पर्टिकुलरली कुछ लोगों से पूछने की कोशिश भी करी कि आप कहां से आ रहे हैं, तो वो शहर से भी थे, हमारे सिटी से ही इटसेल्फ, करनाल सिटी से ही थे। तो बचने के लिए मेन जो आपको करना है वो बार बार सफाई के लिए मैं कहता हूं कि सफाई का ध्यान रखो। कोरोना ने भी हमें ये सिखाया है, सफाई रखेंगे बीमारियों से दूर रहेंगे। अपने घर के आसपास सफाई रखें, अपने हाथ धोते रहें। जब भी कभी बाहर से आप घर में आते हैं तो सबसे पहले आपका काम होना चाहिए हैंड वॉश, अपने हाथ धोएं अच्छी तरह से। जिसको भी घर में कंजक्टिवाइटिस हो जाती है, आंख दुखनी आ जाती है, फ्लू जिसको आप साधारण भाषा में कहते हैं, तो आप अपने हाथ धोते रहें, अपने तौलिया रुमाल अलग रखें, हरी सब्जियां खाएं ज्यादा से ज्यादा, विटामिन सी रिच डाइट जैसे कि नींबू पानी लें, ये चीजें ज्यादा लें। और सबसे जरूरी बात जो है कि आप एक नेत्र रोग विशेषज्ञ से ही अपनी जांच कराएं, क्वालिफाइड डॉक्टर से ही। Eye flu is basically conjunctivitis, which is the inflammation of the conjunctiva. Actually, patient present with complaint of redness, discharge, sticky eyes, and they feel quite irritation in the eyes. So, अगर हमारी 300 की ओपीडी है तो 200 पेशेंट हमारे पास आई फ्लू के आ रहे हैं इस बार। तो मतलब एवरी सेकंड पेशेंट इज ऑफ आई फ्लू। तो बेसिकली आंखें सूज जाती हैं, जो पलकें हैं वो सूज जाती हैं, देयर इज रेडनेस, स्टिकी डिस्चार्ज है एंड इरिटेशन होती है पेशेंट को काफी। तो पेशेंट ब्लिंकिंग करता है और खोल नहीं पाता आइज को। तो बेसिकली देयर इज स्वॉलन आइज विद रेडनेस एंड
डिस्चार्ज। ये हमने तो सभी उम्र के लोगों में, चाहे वो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, मिडिल एज के हैं, इन ऑल एज ग्रुप्स वी हैव सीन कंजक्टिवाइटिस नाउ दिस टाइम। हरियाणा के पानीपत में मस्जिद की दीवार गिरने से मलबे के दबने की खबर सामने आ रही है। तो मलबे में दबने से पिता और पुत्र की मौत हो गई है, जिसमें बता दें कि परिवार की 4 लड़कियां और मां भी घायल हो गई है। गड़ी बेसिक की घटना है और सुबह 4 बजे जो बारिश आई है, बहुत तेज बारिश थी, उसके कारण ये झोपड़ी में सो रहे थे। साथ में जो दीवार थी, पानी के कटाव के कारण वो जो दीवार थी वो उनकी झोपड़ी के ऊपर गिर गई। पुअर फैमिली थी हमारे गांव की बहुत ज्यादा, और 6 लोग सो रहे थे वहां पे। 2 लोगों की स्पॉट पे ही एक्सपायर हो गए सुबह 4:15 बजे के आसपास। मौके से लोग आए तब तक, और जो लोग थे छोटे उनको भी आई हैं। 2 सुपुत्रियां थी, एक बेटा है, उनको भी चोटें हैं, सिविल अस्पताल में एडमिट है। 3 लोगों को चोटें गंभीर हैं। अब छप्पर सा बना रखा था, जैक उसके नीचे सो रहे थे। आज तो नहीं, कई साल तक सोवा, तो बारिश का पानी ज्यादा होने की वजह से दीवार थी जिंटों की, बारिश का पानी भर गया था बगड़ में, और बारिश का पानी भरने के बाद जी दीवार का कटाव हो गया। दीवार पहले छप्पर गिर गया, फिर छप्पर के नीचे दीवार गिर गई। कितने लोग सोए हुए थे? कौन-कौन? लोग तो जिन्हों लगा लो 3 सिस्टर थी, 2 भाई थे, मम्मी पापा थे। तो कितनों की डेथ हुई? 2, एक पापा और एक भाई एक्सपायर हो गए जी। सिस्टर और 2 सिस्टर है, एक भाई है, वो एडमिट है जी हॉस्पिटल में जी। सिस्टर की ज्यादातर जी मौके पे हो गई थी इनकी। तो निकाल लिया था इनको? वैसे कितनी देर में आप लोगों ने निकाला? हाँ जी, ये लगा लो कोई गिरने के बाद 5-7 मिनट के बाद ही निकाल लिया था जी। आपके पिता क्या काम करते? मजदूर थे जी, मेहनत मजदूरी कर रहे थे। गाँव गड्डी बेसिक में 6:30 बजे करीब इतला मिली थी कि छप्पर सेट गिरने से मांगा व उसके लड़के मोनिश के दबने से मौत हो गई। मौका वहीं सीएम मनोहर लाल ने भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। ट्वीट कर सीएम ने लिखा है कि महान शिक्षक के रूप में उन्होंने भारत की भावी पीढ़ी का मार्गदर्शन किया और साथ ही साथ मिसाइल मैन के रूप में भारतीय रक्षा रणनीति को भी सुदृढ़ किया। महेंद्रगढ़ में आवारा पशुओं का आतंक आए दिन देखने को मिल रहा है। ताजा मामला भगवान परशुराम चौक के पास का है, जहां पर मेन बाजार में 2 सांड आपस में भिड़ गए और उनकी लड़ाई इस कदर हुई कि एक बार पूरा बाजार सख्ते में आ गया। दोनों लड़ाई लड़ते लड़ते एक दूसरे के पीछे भागते हुए एक बुजुर्ग और छात्र को अपनी चपेट में लेकर उनको टक्कर मारकर उनके ऊपर ही चढ़ते हुए भाग निकले। पीछे दूसरा सांड भागता हुआ नजर आया। छात्र राजस्थान के चूरू से बीएड की परीक्षा देने के लिए आई हुई थी और घटना के बाद काफी सहमी हुई है, जबकि बुजुर्ग नजदीक खड़े कूड़े के टेम्पो में कूड़ा डालकर वापस लौट रहा था और उसने भी गिरने का कारण उसे भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने सरकार से इलाज के लिए मदद मांगी है और प्रशासन से आवारा पशुओं को पकड़ने की बात भी कही है।
ऐसा है जी, मैं कूड़ा गिर के आ रहा था गाड़ी के अंदर और पीछे से आया अंकल, उसने मारी टक्कर और बहुत ज़्यादा जोर से भागा, दौड़ी हो रही थी। एक लड़की थी वो भी पड़ गई और मेरे तो सारा शरीर में दर्द हो रही है। वो दवाई मोड़ी की प्रशासन रहे तो मदद करे। आपकी क्या मांग है? मांग ये है जी, इनको आवारा पशुओं को पकड़वाया जाए, नहीं तो किसी भी हादसे का शिकार हो सकते हैं।